आज्ञाकारिता, याद रखिएगा ये दंड आज्ञाकारिता जो है ये आपकी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। बच्चों का जो इसमें जो भी स्वभाव होगा वो किसके आधारित होगा, किस पे आधारित होगा, बोला करिए, तुरंत बोलते नहीं आप लोग, सुना करते हैं। अभी हम 50 बार कल भी बताए, आज भी बता रहे हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, दंड से बचना चाहेंगे और जितनी जल्दी यहाँ बताओगे उतनी जल्दी पेपर में लगाओगे। और ये फोकट के क्वेश्चन होते हैं, फोकट में समय बर्बाद करा ले जाते हैं। जितना तो अन्य पेपरों में समय नहीं बर्बाद होगा ना, आपको कठिन होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, फार्मूला लगाना पड़ता है, टेक्निक लगानी पड़ती है, तर्क करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता तो समय खा जाता है ये, इसलिए कह रहा हूँ ये 30 क्वेश्चन फोकट के हैं, देख के लगने वाले हैं क्वेश्चन ये। और इन्हीं पर लोग जानते हो 30-30 मिनट बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी सही नहीं लगते। क्यों, क्योंकि इसमें कितना रटोगे, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी हम आपको बहुत सरल चीज़ और बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको मेंटल दबाव ना हो किसी प्रकार का, ठीक। और पूरा लिखवाते भी नहीं कि एक लाइन बताते खाली, बस ये होता है, बस उसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन लग जाएगा आपको। तो क्या बताया हमने, दंड आज्ञाकारिता यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कहानी कविता करके लिख देगा इतना बड़ा क्वेश्चन, उसके बाद यही ऑप्शन होंगे, ठीक। पढ़ने में ही पहली बात तो 30 सेकंड 40 सेकंड चले जाएंगे आप, ठीक। उसके बाद तर्क करोगे तो कम से कम 20 सेकंड चले जाएंगे, 1-1.5 मिनट खा जाएगा। और 1-1.5 मिनट जानते हो 1.5 घंटे की परीक्षा में बहुत मायने रखता है। 2.5 घंटे की 150 क्वेश्चन पे 1.5 मिनट बहुत मायने रखता है। वो आपको बाद में पता चलता है जब आपका लास्ट समय घंटा 15 मिनट का रह जाता है ना, तब एहसास होता है कि कितना हम स्लो कर गए काम। तो इसलिए शुरुआत में जितना स्पीड बनाओगे उतना लास्ट में आराम करोगे। और नहीं तो आधा लास्ट में पता चला जब 20 मिनट रह जाते हैं तो दिमाग और कुंद हो जाता है। फिर तो पता चला एक बार लाइन पढ़ोगे, दोबारा फिर वही लाइन पढ़नी पड़ेगी मारे दहशत के, दोबारा फिर वही लाइन पढ़ जाओगे और दहशत के। चौथे में जब तक ऑप्शन तक पहुंचोगे तब तक क्वेश्चन भूल जाओगे। इतना दबाव, उस लेवल पर दबाव होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए शुरुआत में आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। दंड आज्ञाकारिता। दूसरा क्या बताया था, स्वरुचि अभिविन्यास। हम आगे कुछ नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको बता चुके हैं। स्वरुचि अभिविन्यास, इसमें क्या बताया था, बच्चों की जो नैतिकता होती है वो स्वकेंद्रित होती है। वो अपने द्वारा ही अपनी चीज़ों को ही केवल पसंद करते हैं और अपने ही द्वारा जो उनको सही लगता है वही करते हैं, उनको किसी और से लेना देना नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब याद करिए आप लोग कभी रेस्टोरेंट जाइए और आपकी कभी भाभी हो या कभी दीदी हो, उनके बच्चे हों और साथ में हो, अगर उनके बच्चे एक बार कह दिए कि हमको वॉशरूम जाना है तो सबसे ज़्यादा टेंशन में कौन आता था, आपकी दीदी ही लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में भाभी आती है। आप लोग बड़े आराम से खाया गए, काहे इतना टेंशन ले रहे हो, कही तो रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि बच्चा सिर्फ एक बार बोलेगा, दूसरी बार में उसके पास ना तो नैतिकता है, क्योंकि पूर्व नैतिक स्तर पे कोई भी नैतिकता नहीं होती, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग पहले बता चुके हैं। क्योंकि वो एक बार बोलेगा, दूसरी बार में अगर आप नहीं उठे तो फिर वो वहीं बैठ जाएगा, ठीक है। वो उस रेस्टोरेंट को कुछ भी समझ लेगा। और उसके बाद पता लगा आप पहले मोमोज और समोसा बाद में खाना, पहले बैठ के वहाँ का मोमोज और समोसा साफ़ करो, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट वाला ऐसे तो जाने नहीं देगा आपको, वो तो कहेगा कि भैया ये क्या हुआ। क्यों, क्योंकि बच्चे के पास क्या नहीं है, उसको नहीं समझ है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, यहाँ हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उस समय सबसे पहले कौन भागता है, जो उनकी मम्मियाँ होती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है नैतिकता बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं, हम चाहे जितना समझा ले मानने वाला नहीं है। तो इसीलिए दोनों जो स्तर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। ये तो स्वरुचि पर होता है, बिस्कुट ढक दो मेहमान के सामने वो भी लेके भाग जाएगा। कहो मेहमान आ जाए उसकी खोपड़ी पर चढ़ के बैठ जाए, ठीक। कहो उसकी चाबी लेके भाग जाए, कुछ भी XYZ कुछ भी कर देगा बच्चा। तो ये कौन सा अभिविन्यास होता है, स्वरुचि। ऊपर वाला दंड आज्ञाकारिता। अब सुनो, पेपर में क्या बनाएगा, कोई कहानी लिखेगा और जो हम आपको कीवर्ड जो समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं ये उसकी टैगलाइन होगी क्वेश्चन की। मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको भावार्थ जो समझ में आएगा वो यही होगा, ठीक है। कुछ भी होगा, एक क्लास के सभी बच्चे, सुशीला और रमेश और सुनीता जो है सभी कक्षा में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन रमेश जो है वो अपना काम निरंतरता से पूरा करता है क्योंकि अध्यापक उसको पुरस्कार देते हैं, मोटिवेट करते हैं और अन्य लोग उसको नहीं करते। तो ऐसा किस चरण से संबंधित है समझ लेना, पुरस्कार वाला, ठीक। कई बच्चे अपने द्वारा की हुई चीज़ों को ही व्यवस्थित करते हैं और उनको किसी अन्य से लेना देना नहीं होता। तो मॉरल ऑफ स्टोरी आप समझने का प्रयास करो, पेपर में क्वेश्चन चाहे जो लिख दे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता हमने पढ़ाया था आपको उत्तर नहीं परंपरागत स्तर, या इसी को रूढ़िगत स्तर भी कह देते हैं, ठीक। इसमें हमने आपको 2 सोपान कौन से लिखाए थे, अच्छा लड़का लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, सिर्फ मॉरल ऑफ स्टोरी इतनी है। इसका जब भी क्वेश्चन होगा उसमें बस एक चीज़ बताई जा रही होगी, तुमको अच्छा कौन कहेगा, तुमको बुरा कौन कहेगा। बस एक लाइन नीले पेन से लिख लो अपनी समझ के आधार पर,
ठीक, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कई बार है, सुशीला अपने पापा शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए जिद करती है तो उसकी दादी देखती है और दादी उसकी मम्मी से कहती है कि अगर सुशीला ऐसे शैतान ऐसे जिद करेगी तो इससे विवाह कौन करेगा? तो गुड गर्ल गुड बॉय, वहाँ यही 4 ऑप्शन थे। ठीक है, लगा लीजिएगा। उसके बाद सीटेट में बहुत एक क्वेश्चन पक्का आएगा और सबसे पहले आप लगा लोगे, आता ज़रूर है हर साल, 2 प्रश्न से 3 प्रश्न सीटेट में आते हैं और टेट में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, सीधे पूछेगा पूर्व नैतिक स्तर। लॉरेंस कोहलबर्ग की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें नैतिकता पूर्ण रूप से पाई नहीं जाती है? तो बस यही 3 ऑप्शन होंगे और अगर ज़्यादा परेशान करने का मन होगा तो इनके सोपान ऑप्शन में रख देगा। तो सोपान में जो सोपान आपका पूर्व परंपरागत स्तर से संबंधित होगा उसी में क्या नहीं होगी? नैतिकता नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन करने का तरीका समझिए वहाँ पर। ठीक है, न थ्योरी लिखाने का समय है और न थ्योरी हम कभी लिखवाएं आज तक। उसके बाद चौथा सोपान कौन सा बताया था इन्होंने परंपरागत स्तर का? कानून और नियम। कानून और नियम, कीवर्ड समझो, कानून और नियम बहुत बड़ी चीज़ है, कंफ्यूज कर देगा अगले स्टेप में जब हम पढ़ेंगे उत्तर परंपरागत स्तर पढ़ेंगे। उत्तर परंपरागत स्तर में जब हम पढ़ेंगे कौन सा स्तर? कानून संरक्षण या समाज कानून संरक्षण, समाज कानून संरक्षण, और नीचे वाला होगा सार्वभौमिक नैतिक स्तर, सार्वभौमिक नैतिक स्तर। अब ये 3 ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये एक जैसे होते हैं। कानून और नियम की बात इस पे भी की जा रही है परंपरागत स्तर में भी, और कानून संरक्षण की बात यहाँ पर भी की जा रही है, यहाँ पर भी। अब अगर किताबों में पढ़ोगे तो आप कतई भेद नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में। ठीक, तो हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। जब कभी स्कूल, परिवार, घर, मम्मी पापा डस्टबिन में फेंको, ये करो, हाथ धो के आओ, समय से आओ, कपड़े साफ पहनो, ऐसा कोई भी बच्चों से संबंधित जो घर, परिवार और स्कूल के क्षेत्र पे जो नियम कानून माता पिता लगाते हैं, अगर कथन में ऐसे कोई शब्दावली मिल जाए तो सीधे आप लगा देना कौन सा? परंपरागत स्तर। कानून संरक्षण, क्या लगाओगे? कानून संरक्षण, यानी नियम संरक्षण लिखवाया था भाई कल, नियम संरक्षण मतलब इतना नीले पेन से लिख लो, परिवार स्कूल तक जो नियम कानून बताए जाते हैं वही आएंगे इस स्टेज में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बच्चा बाहर जाएगा ना तब समाज से इंट्रोड्यूस होगा। अभी तो बच्चा, अभी हम लोग पहले घर में रहते थे ना, बाहर थोड़ी ना एकदम से पापा मम्मी छोड़ दिया कि जाओ, बाहर सीखो जाके। पहले जो भी नियम कानून सीखे हमने कहाँ सीखे? घर में। मम्मी नहीं बताया ना हाथ धो के खाना चाहिए, टीचर नहीं बताया ना कि नाखून साफ होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, ऐसा किसने कहा था? शुरू से हम लोग को ये मॉरलाइजेशन कौन दे रहा है भैया? नहीं दे रहा, बच्चा दे रहा है। बच्चा नहीं, टीचर दे रहे हैं, माता पिता दे रहे हैं, भैया और दीदी दे रहे हैं। भैया दीदी कहते हैं पढ़ लो नहीं तो आगे क्या करोगे, ये कौन दे रहा है? भैया दे रहे हैं। जब हम क्या करने लायक नहीं रह जाएंगे वो हमें समाज बताएगा। जब हम समाज में इंटरेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, फिर हमें समाज खुद ही बता देगा। फिर समाज के गए बहुत टीटिक तैयारी करत रहे हैं, लुढ़क गए हैं, कौनों लायक के नहीं रह गए, ऐसे ही बोलता है ना समाज। तब समाज दिक्कत देता है, तब जाता है बच्चा कहाँ? उत्तर परंपरागत। तो सबसे पहला स्तर दंड आज्ञा करता है, बच्चा जो कुछ भी करेगा, हम ही लोगों ने जो कुछ भी किया वो लॉरेंस कोहलबर्ग के पहले पूर्व परंपरागत स्तर में कायम किया, दंड आज्ञा करता। सिर्फ दंड मेरा बचने का तरीका था और पुरस्कार के चक्कर में हम सब कुछ कर डालते थे। बस यही हमारे क्रियाकलाप के 2 माध्यम थे। कुछ भी करवा लो, पानी मंगाना है कह दो, पानी मंगाना है मंगा लो, भैया हाँ आ जाओ, ये ले आओ यार पानी ले आओ, तुमको टॉफी देंगे, दौड़ के जाएगा। और कह दो पानी टॉफी वाफी नहीं देंगे, जाओ लेके आओ, तो तुम चिल्लाते रहो, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। वैज्ञानिक वैसे हो, वो शोध किया करो 24 घंटा, अपना शोध छोड़ के तो तुम्हारा काम करने जा रहा है, ऊपर से तुम उसको डांट दोगे तो कहाँ जाएगा वो, जाने ही वाला नहीं। ठीक, उसके बाद स्वरुचि अभिविन्यास मैंने बता दिया। फिर उसके बाद और डेवलपमेंट होगा, तब बच्चा पहुंचेगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की की बात बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा जो आपका मतलब छोटा हो, 4, 5, 6 साल का हो या 7 साल का हो, जो भी साल के हो, शुरुआती स्टेज जो होती है उसमें जो भी बच्चे हैं, अगर आप उनसे सिर्फ इतना कह दो, खाली उनसे काम निकलवाना हो, देखो अच्छा लड़का अच्छा लड़की महसूस होगा। कह दो पता है लल्लू जो हैं बहुत बढ़िया गाड़ी साफ़ करते हैं, बिल्कुल मतलब चमचमावा देते हैं। अब फिर बस लल्लू की तरफ देख के मत कहना, बस खाली किसी और तरफ देखेगा और लल्लू बस वहाँ पर उपस्थित हुए। और फिर लल्लू कह दो लल्लू गाड़ी ज़रा साफ़ कर दो। लल्लू जो है तीली के अंदर मिट्टी निकाल निकाल के टायर इतना शिद्दत से साफ़ करी है कि जितना तो गाड़ी ना शिद्दत से साफ़ हुई, एक को कंकड़ नहीं घुसा होगा टायर के अंदर, इतनी बिकट गाड़ी साफ़ हो जाएगी आपकी। तो समझ रहे हो, अच्छा लड़का अच्छा लड़का, बस वो अच्छा सुनना चाहते हैं अपने बारे में। समझ गए बात को, क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पता हो रहा है कि नहीं? और देखो करवा लिया ना काम हमने उनसे, जो चाहे वो करवा ले लल्लू से इस समय। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बस उनका दृष्टिकोण ही यही होता है। बच्चों को नहीं हल्का सा मक्खन लगा दो, अरे तुम तो बहुत बढ़िया करते हो, फिर देखो आप वो सब कर डालेंगे। और अगर तुमने कह दिया कोई लायक का नहीं है,
तो फिर वो काम करने वाला नहीं है। उनका मॉरलाइजेशन यहीं तक होता है केवल। ठीक, कानून संरक्षण, बच्चे सिर्फ अपने परिवार और अपने क्षेत्र विशेष वातावरण का ही नियम समझते हैं जो उन्हें बताया जाता है। इतना समझ में आया? पेपर में कभी भी स्कूल और परिवार और मम्मी पापा कोई भी कथन लिख दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा लगाओगे? कानून संरक्षण। कानून को संरक्षित करना शुरू कर देते हैं, मम्मी पापा से सीखते हैं कि नियम और कानून क्या होते हैं। और मोस्टली चीज़ें हम लोगों ने अपने मम्मी पापा और अपने परिवार से ही सीखी है जो समाज में नहीं करनी चाहिए। बोलिए, मानते हैं कि नहीं मानते? बड़ों का आदर करना चाहिए, कहाँ सीखा? स्कूल में सीखा था। स्कूल में तो कभी नहीं सिखाया गया बड़ों का आदर करिए, कभी नहीं सिखाया गया। किसने सिखाया था कि बड़े आए तो उठ के? आज तक नहीं, किसी किताब की किसी लाइन में नहीं लिखा कि हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। हाँ, मॉरल वो तो नैतिक विकास है, मतलब किसी सिलेबस के किसी पाठ्यक्रम में किसी संज्ञानात्मक विकास कहीं नहीं किया गया ना ये वाला। और वैसे भी ये चीज़ें कहाँ होती है? परिवार में। तो सबसे पहले जो छोटे मोटे नियम कानून सीखते हैं कहाँ सीखते हैं? परिवार में। हम बार बार जो एक बार 10 बार बोल रहे हैं ना, उसका बोलने का बहुत बड़ा रीज़न यही कि आपको यहीं का यहीं याद करा दे और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वहाँ कोचिंग में वहाँ पेपर में बैठो तो आपको ये दोबारा अपना घर में पढ़ना पड़े। समझ रहे हैं बात को? याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आओ सबसे लास्ट वाले में, ये है खतरनाक। मैंने बताया था कि यहाँ तक बहुत गिने चुने लोग पहुँच पाते हैं। कितने लोग? बहुत गिने चुने लोग। वही लोग जो बिल्कुल समझ लो जिनका भावात्मक विकास बड़ा गजब का होता है, वही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, जितने नामी गिरामी लोग हैं सब इस स्तर पर चल रहे हैं, उच्च परंपरागत स्तर। और नैतिकता का हमारे समाज में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ख्याति में, हमारी स्तुति में बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग हल्के में लेते हो नैतिकता को, लेकिन नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है। आप झुट्टे जाओ समाज में, किसी के बस खाली बड़े हों आपसे उम्र, उनके खाली पैर छू लो, फिर देखो वो आपके अधीन हो जाएंगे, जो मर्जी आए करा लो। समझ रहे हो बात को? तो ये होती है मॉरलाइजेशन। समझ गए? खैर छोड़िए, आगे आपको काम देगी, अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। उत्तर परंपरागत स्तर। अब सुनो, अब बच्चा इतना सब कुछ सीखने के बाद शुरू करता है क्या? इन्हीं को समायोजन करने का तरीका। कैसे समायोजन करेगा जरा सुनिए हमारी बात को। समायोजन कैसे करेगा? समायोजन करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा समाज संरक्षण सिद्धांत हमने लिखाया है, ये समाज संरक्षण अभिविन्यास लिखवाया है। अब बच्चा क्या करता है, जो उसे समाज में अपने लिए सही नहीं लगता है, ठीक है, सुनिए हमारी बात, जो उसे समाज में नियम अपने लिए अच्छे नहीं लगते हैं वो उनको बदलने का क्या करता है? प्रयास करता है। और ऐसा वो अपने लिए नहीं करता, ऐसा वो सबके लिए करने का प्रयास करता है। और जब सबके लिए प्रयास करेगा तो पहुंच जाएगा सार्वभौमिक नैतिक स्तर पर। जैसे मदर टेरेसा हो गई, ठीक है, भगत सिंह हो गए, सभी के लिए तो लड़ रहे थे। क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, अपना भी जी सकते थे आराम से। क्या जरूरत पड़ी थी राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के लिए? अंग्रेजों की नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्या जरूरत पड़ी थी? रति सती प्रथा का अंत कराने का शौक चढ़ गया था उनको, लेकिन कहाँ पहुँच गए थे? उत्तर परंपरागत के सार्वभौमिक सामाजिक स्तर पर पहुँच गए। बहुत उच्चतम चरण होता है, यहाँ तक कोई भी पहुँच आसानी से नहीं पाता। ज़्यादातर लोग जानते हो कहाँ घुस जाते हैं? यहीं, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, बस यही जिंदगी भर यही सोचते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमको कौन क्या हमारे बारे में सोच रहा है, बस यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब स्तर हैं, डेवलप्ड होते जाते हैं। तो कानून संरक्षण जब पूछेगा तो बता देना कहाँ पर? परंपरागत स्तर, मम्मी पापा, स्कूल भैया दीदी। लेकिन जब हम स्कूल भैया दीदी से बाहर ग्रेजुएशन करने जाते हैं, समाज में अकेले छोड़े जाते हैं जहाँ हमारे साथ कोई नहीं होता, वहाँ पर शुरू होता है क्या? समाज कानून संरक्षण सिद्धांत या अभिविन्यास या उपागम, या फिर इसको चरण कह लो, कुछ भी कह लो, या सोपान कह लो। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई बात समझ में? नीले पेन से जो समझा रहे हैं उसी को लिख लेना नीले पेन से, बार बार रोज थोड़ी ना लिखवाएंगे इसको। ये कल हम लिखवा दिए थे, आज खाली समझाना था, ठीक। और लास्ट वाले ये समझ गए ना उत्तर परंपरागत, कि जब हम अपने लिए कहें कि हमको ये नियम सही नहीं लगता, तब हम कहाँ पहुँचे? समाज कानून संरक्षण। हम समाज में बदलना चाहते हैं नियम, ठीक है। और जब हमने ये पूरे समाज के लिए बीड़ा उठा लिया कि अब हम सबके लिए लड़ेंगे, तो फिर क्या हो जाता है? समाज, समझ गए? और ये बहुत अंतिम चरण होता है, सबके अंदर दिखाई नहीं देता। आजकल लोग सबके लिए कहाँ लड़ते हैं? अपने लिए लड़ा करते हैं, ठीक। अपने लिए लड़ने, उनको इतना ही जानकारी नहीं कि अपने लिए भी लड़ाई लड़ो, जैसा कहा जा रहा वैसा कर लेते हैं। कानून संरक्षण आज भी चल रहा है। यहाँ तक पहुँचे कहाँ? यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका संज्ञानात्मक उच्च स्तर का होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या बदला जा सकता है। संविधान संशोधन समझते हो? वो यही है, यही उत्तर परंपरागत। बदलो हमारे लिए, ठीक। और जब पूरे समाज के लिए बदलो
तीन तलाक क्या है, किस स्तर में आएगा? मान लो 3 स्तर धर देगा तो 3 तलाक किस में जाएगा? इसमें उत्तर परंपरागत। ठीक, एक कर्नल महोदय थे, वो पहले समय से अपना जो है टैक्स इनकम टैक्स भर दिया करते थे, क्वेश्चन सीटेट का है, टैक्स भर दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरकार उनके द्वारा दिए गए वाहनों टैक्सों का जो सही प्रयोग भारत के राष्ट्र निर्माण या भारत के विकास में या क्षेत्र के विकास के लिए नहीं कर रही है, तो उन्होंने इनकम टैक्स भरना बंद कर दिया। ऐसा नैतिक तर्कणा के लॉरेंस कोहलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है? वहां मन करेगा तो सोपान धरेगा, मन करेगा तो ये रखेगा। तो जब ये रखेगा तो क्या बताओगे? उत्तर परंपरा। और सोपान रखेगा तो क्या बताओगे? अब आएगी कौन सी नैतिकता? कौन सी नैतिकता? समाज संरक्षण की सार्वभौमिक समाज संरक्षण, क्योंकि उनको लगा है, वो अपने ऊपर सोच के बोल रहे हैं, वो समाज के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। नहीं समझे बात को? अब भी नहीं समझ में आया? अब भी अगर लॉरेंस कोहलबर्ग ना समझ में आया तो बताओ कोई लोग, कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो? कोई है ऐसा? अब सब लोग सोचेंगे इसमें लिखवाइन तो कुछ है नहीं, कुछ जने अभी भी सोच रहे होंगे। लिखवाना जरूरी है जरूरी? बताइए भाई, नहीं जरूरी है ना? नीले पेन से लिख लिया जो समझ में आया, कीवर्ड याद कर लिए, यहाँ स्कूल तक होगा, यहाँ पर सिर्फ अपने लिए होगा नियम में बदलाव, हम अपने लिए करेंगे, और यहाँ पर पूरे समाज के लिए करेंगे। बस यही कहानी में पकड़ लेना और क्वेश्चन का उत्तर मार देना। ठीक है, या तो ऑप्शन में ये 3 होंगे या तो ऑप्शन में ये 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, अब वहाँ पर ऑप्शन आ जाए कानून संरक्षण, समाज कानून संरक्षण, और 3 विकल्प ऊपर वाले हो तो क्या लगाओगे? समाज कानून संरक्षण। अब समाज कानून संरक्षण नहीं दिया है सार्वभौमिक सामाजिक स्तर, तो क्या लगाओगे? तो ये लगा देना। ये भी नहीं दिया है और ये दिया है तो क्या लगाओगे? ये लगा देना। ठीक, चलिए बस हो गया इतनी सी बात। ठीक, अब इसको यहीं रोक दीजिए। अब हेडिंग डालिए अधिगम, हेडिंग डालिएगा अधिगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 प्रश्न यहीं से आएंगे अधिगम से। ठीक है, पढ़ लीजिए भाई। किसी को दिक्कत लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा में? किसी की दिक्कत हो बताओ? नहीं, किताब में 4 पन्ने का लिखा है, पढ़ लो एक बार। 4 पन्ने का है मेरे ख्याल, 3 से 4 पन्ने में लॉरेंस कोहलबर्ग पूरा विधिवत लिखे हैं। उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उनका मॉरल ऑफ स्टोरी यही है। क्वेश्चन आप ऐसे लगा पाओगे, पढ़ने के बाद नहीं लग पाएगा। ठीक है, लगा तब भी लोगे लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लगाएं कि ये लगाएं। ठीक, चलिए अब हेडिंग डालिएगा अधिगम। आज ये अधिगम शुरू करना था, हेडिंग डाल लीजिएगा अधिगम। अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम 3 प्रश्न पक्का इस बार आएगा। 3 क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको, चाहे वो एस्टेट हो या यूपी टेट हो। ठीक है, आएगा ज़रूर। 3 से 4 भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। 4 भी दिए हैं इन्होंने, जब थ्योरी पूछ लेते हैं तो 4 हो जाता है। 4 प्रश्न इसी टॉपिक से आएंगे और क्या क्या आएंगे याद करते चलना, दोबारा पढ़ना न पड़े घर में। अधिगम तो कहते हैं, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? जीवन में हम जो कुछ भी पहली बार सीखते हैं वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। और अधिगम क्या है? एक औपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक, लिख लो। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। प्रश्न पत्र में दोनों लिखे रहते हैं, कभी कभी एक लिखा रहता है कि यह कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब सिर्फ इतना होता है, जब औपचारिक शब्द किसी के आगे जुड़ जाता है तो वहाँ पर प्लेस, समय, डेट फिक्स हो जाती है। और जब अनौपचारिक होता है तो डेट, समय, प्लेस कोई फिक्स नहीं होता, हम कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हैं। तो सही बात है, औपचारिक रूप से हम कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में, परिवार में, यहाँ सब औपचारिक रूप से सीखते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक रूप से कहाँ सीखते हैं? समाज में। जब वंशानुक्रम वातावरण पढ़ाएंगे टॉपिक, तो वहाँ बताएंगे कि हमको प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक कौन से होते हैं और सामाजिक घटक कौन से होते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ाएंगे, अभी इसको पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं। तो याद रखिएगा, जो अधिगम होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। हम समाज में भी बहुत कुछ सीखते हैं, रोड पर भी बहुत कुछ सीखते हैं, खेल के मैदान में भी बहुत कुछ सीखते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, और स्कूल भी जाते हैं, वहाँ भी सीखते हैं। मतलब सीखने की प्रक्रिया कभी भी ख़त्म नहीं होती। यानी अधिगम जो है वो कभी भी ना रुकने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और ऐसा किसने बोला था? अरे भैया, अधिगम किसमें निहित होता है?
विकास में होता है। और विकास के बारे में बोला था ना, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है मगर धीरे धीरे। अगर अधिगम होगा नहीं तो क्या विकास हो जाएगा? तो स्किनर की परिभाषा गलत हो जाएगी ना। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मगर धीरे धीरे। लिख लो अगर ना पता हो। विकास निरंतर, यही परिभाषाएं पूछी जाती हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है धीरे धीरे, ये कभी भी रुकता नहीं है। विकास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे काम करता है, निरंतरता के सिद्धांत पर। ठीक है, 50 बार बता चुके हैं, फिर भी नहीं आप लोग बोलते जल्दी से। ठीक है, चलिए, विकास निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया। तो एक बात तो समझ में आता है, अधिगम विकास में क्या होता है? निहित होता है। ठीक है, ठीक। इसीलिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा अधिगम विकास की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लिख लो। अधिगम विकास की क्या है? प्रक्रिया है। तो क्या गलत कहा? कुछ गलत कहा क्या भाई? कुछ गलत कह दिया क्या वुडवर्थ ने? सही तो कहा। अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। और स्किनर पहले ही बता चुका है कि विकास में क्या निहित होता है? अधिगम। बिना अधिगम के विकास संभव नहीं है। इसीलिए अधिगम विकास के आगे चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, और विकास अधिगम के पीछे चलने वाली प्रक्रिया। 50 बार यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन आगे चल रहा है? पीछे कौन चल रहा है? समझ गए ना? बिना इसके ये संभव नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 2 परिभाषाएं समझ में आ गई। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका मतलब अधिगम भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम जब तक होगा नहीं विकास हो ही नहीं सकता। तो इसको सही करने के लिए इसको करवाना पड़ेगा। इसी पर वुडवर्थ ने बोला अधिगम विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है कि नहीं है? नहीं है? है ना? चलो ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अधिगम के बारे में एक कथन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सुनो, उन्होंने कहा दुनिया में अधिगम सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। दुनिया में अधिगम सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। तरीका नंबर 1 है, लिख लेना भैया, तरीका नंबर 1 क्या है? प्रशिक्षण। दूसरा है अभ्यास, और तीसरा है अनुभव। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा अधिगम दुनिया में सिर्फ 3 ही तरीके से हो सकता है। चाहे आप कुछ भी सीखो, खाना बनाना सीखो, पानी पीना सीखो, डांस करना सीखो, गाना सीखो, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, कुछ भी सीखो, वो केवल 3 ही तरीके से संभव है और इनके कोई विकल्प नहीं होते। पहला विकल्प प्रशिक्षण, आपको कोई सिखाए, ठीक, आपका कोई मार्गदर्शन करे तो आपको लर्निंग हो जाता है। दूसरा अभ्यास, आप खुद से अभ्यास कर करके भी बहुत कुछ जीवन में सीखे हो, जिसमें आपको किसी ने कोई सिखाया दिखाया नहीं ना, जिसके लिए कोई प्रशिक्षण लेने जाने की जरूरत पड़ी। समझ गए? खाना बनाने के लिए कहीं प्रशिक्षण लेने गए थे क्या? नहीं ना, अपने आप बनाना सीखा कि नहीं सीखा, वो बात अलग है। मम्मी से थोड़ा प्रशिक्षण लिया था, वो अलग की बात है, कितना डालें, लेकिन मोस्टली काम कैसे किया? अभ्यास से किया। आज कर करके इतना अभ्यास हो गया है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। चाहो तो फ़ोन से बतियाते भी रहो और खाना भी बनाते रहो, इतना गजब का अभ्यास हो गया है। ठीक है, अभ्यास के फलस्वरूप ही क्या आता है? विकास होता है। अभ्यास भी तो अधिगम का एक चरण है। अभ्यास करके अधिगम बढ़ाओगे, अधिगम करके अपना विकास कर ले जाओगे। जैसे पहले स्कूटी चला नहीं पाते थे हम लोग, आप लोग स्कूटी चलाते ही नहीं ज़्यादातर, है ना? आप लोग स्कूटी चलाती हैं। पहले स्कूटी नई आई थी तो अगर चौराहा पार करना होता था तो उतर के झांक लेती थी, कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है ना? फिर इतना स्कूटी चलाया, आज 3 सहेलियों को बैठा के भी, चाहे ट्रक आ जाए, चाहे हायाबूसा आ जाए, साए निकलता है। हमने देखा है चलाते हुए लड़कियों को स्कूटी। ठीक है, बाल हवा में लहराते रहते हैं उनके, और बाल भी यानी बांध ले कम से कम। मान लो आगे किसी को ना दिखाई दे तो वैसे तुम लोग नहीं, अब हैं पता लगा आगे तुम चल रहे हो, पूरा जाल बनाए हो, सब जने घुस गवा पीछे वाला है। तो अभ्यास इतनी विकट चीज़ है कि ये कुछ भी करवा देती है। अभी एक वैज्ञानिक है, देखना कितनी अच्छी बात कहते हैं इसी बारे में, अधिगम के बारे में। तो अभ्यास भी खतरनाक है, ये भी अधिगम बहुत खतरनाक कराता है। प्रशिक्षण तो अपने आप में है ही है भैया। और अनुभव से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अनुभव तो ऐसा समझ लो फार्मूला है आपके अधिगम का और विकास का, कि इसके बिना तो कुछ संभव है ही नहीं। ठीक, एक वैज्ञानिक थे, लिखो। एक वैज्ञानिक थे ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। अगर पूछ लिया अधिगम के निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं है तो लिख देगा तीनों, कहेगा उपरोक्त सभी।
तो लगा देना उपरोक्त सभी, ठीक है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण और अभ्यास से ही आता है। और एक गेट्स की परिभाषा भी है, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण एवं अभ्यास का फलस्वरूप ही परिमाण होता है या परिणाम होता है, कुछ भी कह लो। अभी लिखवाएंगे आगे, अभी लिखवाएंगे, अभी रुक जाइए, अभी परेशान ना होइए। इनकी परिभाषा लिखो, अनुभव से संबंधित लिखो। लिखो किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, सीधी सी बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका व्यवहार चेंज कर देता है कि नहीं कर देता है? तो अधिगम किया तभी तो व्यवहार चेंज हुआ, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में जिसमें आप अभ्यास विकट कर लोगे उसमें आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा, आपसे ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें किसी का नहीं होगा। मैं कहता हूँ कोई भी काम आप ज़िंदगी में 10 साल कंटिन्यू कर लो, आपसे बड़ा उसमें कोई क्षेत्र में आपसे आगे नहीं हो सकता। लेकिन निरंतरता से 10 साल क्या है, 1 मिनट तो लगता नहीं मन किसी काम में, तो 10 साल कौन काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए चाहिए होगा आपको मोटिवेशन, और मोटिवेशन चैप्टर में आपको बताएंगे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, समझ रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा था, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने कहा था, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं या होते हैं, भाषा नहीं बन पाएगी, दिखाई देते हैं या होते हैं, वे अनुभव का प्रतिफल होते हैं, वे अनुभव का प्रतिफल होते हैं। बहुत सरल भाषा है, ऐसा मत सोचना बहुत विकट परिभाषा लिखा दे रहे हैं। उसको महसूस करो कि वैज्ञानिक कहना क्या चाह रहा है। 3 चीज़ें जानी गए हो, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, इन्हीं से लर्निंग होगी। और इन्हीं पर एक वैज्ञानिक ने कथन मारा अपना, क्या मारा? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे वो अनुभव के द्वारा, या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो किसका प्रतिफल होते हैं? अनुभव का। सीधी सी बात है, जो कोई अनुभवी व्यक्ति होगा उसका स्वभाव अलग ही होगा, वो अपने हिसाब से बताएगा चीज़ों। प्रतिफल होते हैं, ठीक। और प्रतिफल होते हैं, उसके आगे लिखो, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन उसके अनुभव का प्रतिफल होते हैं, जो कि उसे किसी परिस्थिति को नए तरीके से हल करना सिखाते हैं, यही अधिगम कहलाता है, सही बात है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कह दी है, ठीक है। ये तो वही थॉर्नडाइक के समान तत्व का सिद्धांत हो गया, ठीक है। किसी भी विषम परिस्थिति में व्यक्ति ठीक वैसी क्रियाकलाप करता है जैसे उसने किसी पूर्व की विषम परिस्थिति में सुलझाने के लिए किया हो। अगर दोनों में समानता है तो यही कहलाता है समान तत्व का सिद्धांत। तो क्या गलत कहा इस वैज्ञानिक ने? यही तो कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन है और वो किससे प्राप्त हुआ है? अनुभव से प्राप्त हुआ है, तो पक्का किसी नई परिस्थिति में इंसान जो है उसको हल करने का क्या करेगा? नए तरीके से प्रयास करेगा उन्हीं अनुभवों के आधार पर, और वही क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा। बताइए गलत कहा? आप घर में 3 लोगों का खाना बनाती थी, आपका शादी हुआ, वहाँ ज्वाइंट फैमिली थे, वहाँ 12 लोग हो गए। पहले आप 1 चम्मच डालती थी, 4 लोग थे, अभी 8 दो गुना लोग और बढ़ गए, 12 लोग हो गए, तो आप वहाँ ससुराल में क्या करेंगी? 2 चम्मच और डाल देंगी। तो यही परिभाषा तो बता रही है। और क्या कहा इन्होंने? यही तो कहा ना घुमा फिरा के, किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हुआ ही हुआ। भाई वो 4 लोगों का खाना बनाना सीख गया, व्यवहार में हो गया परिवर्तन। ये आया कैसे? जब 4 लोगों का खाना उसने बनाया तो उसको प्रतिफल में प्राप्त हुआ कि 4 लोगों का खाना कैसे बनाया जाता है। और बनाने के बाद जब उसका विवाह हुआ तो नई परिस्थिति सामने आई। अब उस परिस्थिति को किसके आधार पर सॉल्व करेगी? पूर्व अनुभव के आधार पर 2 चम्मच नमक और डाल के, और क्या कर लेगी? अधिगम समाप्त कर देगी, खत्म काम। यही तो बताना चाह रहे थे। ये नहीं समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया? आ गया भैया? अरे भाई साइकिल चला, अभी बताएंगे अधिगम स्थानांतरण आता है, 1 पार्श्वीय, 2 पार्श्वीय, ऊर्ध्व, क्षैतिज पढ़ाएंगे, आता है पेपर में आ जाता है। बताओ ये ऊर्ध्व है, क्षैतिज है, 1 पार्श्वीय है, 2 पार्श्वीय, फलाना है, ढिमाका है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड हमने बना के रखा है। पूरा थ्योरी एक तरफ, आप बस खाली उसको दिमाग में बैठाओ, टिक मार दो खाली देखते ही। इतना समय नहीं है कि हम वहाँ घंटा भर क्वेश्चन पढ़ें तुम्हारा और तुम्हारे विकल्प पढ़ें। बिल्कुल बेइज्जती कर करके पेपर देना, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने तमीज़ से पढ़कर साइकोलॉजी पेपर दिया तो समझ लेना फिर वो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तुम उसकी बेइज्जती करना, कैसे करना वो हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक। अभी आने दो, जब होगा महामैराथन वाला वो करवाएंगे ना, सबके पास नोट्स होंगे कंप्लीट, और एक बढ़िया कलर वाला हाइलाइटर लेके आना।
फिर कहेंगे यही आएगा, तो बस वही आएगा। ठीक, बस पीछे सरस्वती माँ का क्या होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी तो फिर वही आना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो रोकने आएगा वो भी वही लिख देगा जो हम पढ़ाए हैं। समझ रहे हैं? वो सोचेगा ये तो आएगा नहीं, लो यही पूछा जाए, वही आ जाएगा। तो समय का खेल यही होता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इसीलिए आज अमेरिका आगे है और हम लोग बिल्ली रास्ता काट जाए तो घंटा भर खड़े रहते, कोई और निकल जाए। कल हम आ रहे थे तो एक बिल्ली रास्ता काटी तो एक जने जो है गाड़ी रोक दी, अपन खड़े रहे। हम 500 मीटर दूर हैं तो हम देख तो लिया ही रहा, हम धीरे 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 धीरे, जैसे वो ईटा हुआ तो हम रोक दिया। अब वो इस फिराक में था कि निकल जाएगा। फिर बड़ी देर में एक तो डालने वाला आया, धीरे धीरे वो गया। तो हमने कहा यार अब बताओ, यहाँ 3 केस बने। पहला, एक जिसने पहले देखा वो रुका, एक जिसने बाद में देखा वो भी रुका, और एक जिसने नहीं देखा वो क्यों नहीं रुका। इसीलिए अमेरिका आगे है। हम लोग खाली देखने में ही परेशान हैं। नहीं समझे बात? देखने वाला परेशान, देर से देखने वाला परेशान, जिसने नहीं देखा वो क्या है, परेशान ही नहीं है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। सब देखने का ही तो खेल है। बिल्ली ने क्या कहा था कि हम तुम्हारा काम रुकवा देंगे, और मोस्टली हमारे काम तो जब बिल्ली रास्ता काटती तभी होते हैं। ऐसा मैंने नोटिस किया है, जब जब बिल्ली ने रास्ता काटा है तब तब मेरा काम पूरा हुआ है। अब क्यों हुआ भगवान जाने। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका कहता है जैसा आप सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं, और जैसा आप नहीं सोचते हैं आप वैसे ही। अगर आपने सोचा कि भगवान पेपर कैसा होगा तो फिर पक्का पेपर कैसा होगा, और अगर आपने सोचा अरे पूरा लगा के आएंगे कैसे नहीं लगेगा, तो जो नहीं आता वो भी लग जाएगा, वो विकल्प भी वही सही हो जाएगा, तुक्का भी मारोगे तो भी सही हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और वही सोचें जो आपको डिजर्व करे, फालतू की बकवास दिमाग में ना सोचें। ठीक, चलिए। अच्छा, बेयर और सिम्पसन की परिभाषा याद हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आ जाओ इनके मेन प्रमुख मुखिया से, जिनका नाम था स्किनर महोदय। अगर अधिगम की परिभाषा आ जाए और वैज्ञानिक समझ में ना आए तो डायरेक्ट क्या लगा देना, स्किनर। लेकिन हमेशा नहीं, हम पहली बात तो तुमको 2-3 परिभाषाएं दिखा देंगे, उन्हीं में से आ जाएगी, तो तुमको ऐसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो परिभाषा नंबर 1 स्किनर की लिखो। अधिगम से आती है डेफिनेशन, इसलिए लिखवा रहा हूँ भैया। स्किनर महोदय को लिखो। स्किनर महोदय ने बहुत बड़ी बातें नहीं बताई थी, सिर्फ 2 बातें बताई लर्निंग से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, अधिगम के द्वारा 2 तरीके से परिभाषा आती है। कहीं कहीं लिखा रहता है व्यवहार में उन्नति, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा रहता है अधिगम अर्जन में उन्नति। अधिगम अर्जन में उन्नति, कुल मिला के उन्नति कॉमन ले लो। उन्नति क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो व्यवहार और अर्जन में उन्नति, व्यवहार और अर्जन में उन्नति, व्यवहार अर्जन में उन्नति। अधिगम व्यवहार और अर्जन में उन्नति ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति या उसके अधिगम अर्जन करने में उन्नति। नहीं समझे? कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसमें उन्नति कर रहे हो तो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और किसी के व्यक्ति के व्यवहार में जो उन्नति होती है वही भी वो क्या कहलाता है। अब भी नहीं याद हुआ, लिखो, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति ही क्या है, अधिगम है। ऐसे याद कर लो, और सरल वाली। किसी उन्नति शब्द दिख जाए तो स्किनर मार देना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति ही क्या है, अधिगम है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति ही क्या है, अधिगम है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में उन्नति ही क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति के अधिगम में उन्नति ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अरे कुछ सीख रहे, उन्नति कर गए तो हो गया लर्निंग। बैठे थे, अच्छे से बात करने लगे, और बिना अधिगम के व्यवहार में भी परिवर्तन संभव नहीं है। क्लियर इतनी बात याद रहेगी। चलिए अगली परिभाषा स्किनर की, इसी के नीचे लिखिए स्टार बना के। अगली परिभाषा स्किनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, अधिगम द्वारा ही या अधिगम अर्जन द्वारा ही, अधिगम अर्जन के द्वारा ही अधिगम अर्जन के द्वारा ही व्यवस्थापन की प्रक्रिया संभव है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया संभव है। बाद में टिक करा देंगे कौन सी आएगी परिभाषा पेपर में। अधिगम अनुभव क्या बोल, अधिगम अर्जन के द्वारा ही व्यवस्थापन की प्रक्रिया संभव है, ठीक है।
व्यवस्थापन मतलब सिर्फ इतना होता है भैया, और सरल भाषा में लिखना चाहो, व्यवस्थापन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हम सीख गए और फिर हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है, थोड़ा और इसको छोटा होना चाहिए या इसको और सरल तरीके से करने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है वही क्या कहलाता है, व्यवस्थापन। और ये लर्निंग से ही आता है। हम किसी चीज़ को बहुत लंबा भी करते हो, किसी चीज़ को बहुत छोटा भी। जैसे मान लीजिए पहली बार आप रायबरेली में आए और आपको कहाँ जाना था, आपको जाना था कहाँ, आपको जाना था, हाँ आपको डिग्री कॉलेज जाना, आपको मान लो यहाँ से आपको जाना कहाँ, यहाँ से आपको जाना है मान लीजिए रेलवे स्टेशन या मनसा देवी मंदिर जाना है। तो आप पहली बार आए थे तो आपको ऑटो वाला कहाँ ले गया, यहाँ से ले गया बस स्टॉप, बस स्टॉप से ले गया घुमा के, फिर उधर पीछे से होते हुए फिर आपको जो है उधर रेलवे पीछे पुल से होते वहाँ पहुँचाया उसने, ठीक। ये कहलाएगा अधिगम। और व्यवस्थापन क्या हो जाएगा, आपने रास्ता ढूंढ लिया और आप शॉर्टकट से जाने लगे, इसे क्या कहते हैं, व्यवस्थापन। समझ गए। एक रास्ता यहाँ से जाके सीधे हाईवे होके भी त्रिपुरा जाने का और एक रास्ता अंदर अंदर से भी जाने का है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यवस्थापन। और ये भी एक अधिगम का क्या है, एक चरण है। हम चेंजेस जो करते हैं अपने लर्निंग में उसी को क्या कहते हैं, व्यवस्थापन। ये भी कहाँ से आता है, लर्निंग से आता है, ठीक है। जो आज हम लोग सरल तरीके वाली टेक्निक जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ये व्यवस्थापन कर रहे हैं। करते हो नहीं करते हो, मैथ में एक लंबा तरीका एक छोटा तरीका, लंबा छोड़ा छोटा पकड़ा, ये क्या कराएगा, व्यवस्थापन। ये भी एक प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले अर्जन होता है, अधिगम होता है। पहले लॉन्ग मेथड ही आदमी सीखता है तब शॉर्ट मेथड सीख सकता है। लेकिन ये कह दो पहले ही शॉर्ट सीख लो, इसलिए सबसे पहले परिभाषा में लिखा है अधिगम अर्जन में व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ये नहीं लिखा है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है, बिना अधिगम के व्यवस्थापन संभव नहीं है। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगली परिभाषा लिखिएगा अधिगम प्रशिक्षण अभ्यास एवं अनुभव का परिमाण होता है या परिणाम होता है। अधिगम गेट्स की परिभाषा है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली मात्रा में परिभाषा है। अधिगम प्रशिक्षण अभ्यास एवं अनुभव का क्या होता है, अधिगम प्रशिक्षण अभ्यास एवं अनुभव का क्या होता है, क्या होता है, परिमाण या परिणाम होता है, ठीक है। परिणाम लिखो, फलस्वरूप ही परिणाम आता है, ठीक है। रिजल्ट होता है किसका, प्रशिक्षण अभ्यास और अनुभव का। क्लियर इतनी बात, कोई समस्या इसमें, ठीक है। एक वैज्ञानिक था जिसने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, नाम याद है उसका, हल महोदय। हल को जानते हो, हल जो गांव में हल होता है। एक वैज्ञानिक थे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके सिद्धांत। इन्होंने एक परिभाषा छोटी सी दी थी, बड़ी प्यारी सी दी थी। इन्होंने कहा अधिगम, सुनो, अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है। अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा। सही बात है, हम तब तक नहीं सीखते जब तक हमें ज़रूरत नहीं होती। आज मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हो, ज़रूरत है इसलिए हम लर्निंग कर रहे हैं, नहीं होती तो काहे लिए करते। तो एक इन्होंने भी अपना एक एविडेंस लगा दिया कि लर्निंग कोई तब तक नहीं करता जब तक उसको ज़रूरत नहीं होती। लिख लो, अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है। अकॉर्डिंग टू हल महोदय, अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है। अकॉर्डिंग टू हल, अधिगम आवश्यकता पूर्ति से होता है अकॉर्डिंग टू किसके, हल महोदय, ठीक है। एक वैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, इसको तो बहुत पुराने से जानते हो, बालक को 20वीं शताब्दी भी इसी ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान परस्पर मानव व्यवहारों एवं संबंधों का अध्ययन होता है, वो भी इसी वैज्ञानिक ने कहा था। मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं परस्पर संबंधों का क्या है, अध्ययन है। किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, याद रखेंगे, ठीक। विकास के फलस्वरूप ही किसी व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं नवीन क्षमताएं प्रकट होती, किसने कहा था, हॉरलॉक महोदय ने कहा था, ठीक। एक बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, किसने कहा था, जॉन लॉक। एक बच्चे के द्वारा स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान उसकी स्वयं की जमा पूंजी होता है, किसने कहा था, हैं, हेलेना पार्कर। डाल्टन प्रणाली की जनक, खेल विधि के जनक, प्रश्नावली विधि के जनक। पहली प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी, प्रयोजनवाद के जनक, संरचनावाद के जनक। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर, याद रखेंगे। गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जनक, मैक्स में, ठीक। चलिए, अच्छा याद रहेगा। तो क्रो एंड क्रो ने लिखेगा अधिगम, बहुत बड़ी बात नहीं की, बहुत सरल बात कही। अधिगम और इसे कामा मान लेना, ऐसे। अधिगम अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, अभिव्यक्ति
अभिक्षमता, अभिव्यक्ति अभिक्षमता, ठीक है, ठीक है, अभिवृद्धि अभिक्षमता है, अभिव्यक्ति अभिक्षमता, ठीक है। आगे और भी कुछ जोड़ना चाहो जोड़ लेना कि अर्जन करने का गुण है, ठीक है, अर्जन करने का क्या है, गुण है, जो मर्जी है जोड़ लो आगे, ठीक है। और ये सब जरूर दिखेगा। अधिगम अभिव्यक्ति और अभिक्षमता, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अभिव्यक्ति और अभिक्षमता ये दो महत्वपूर्ण चरण होते हैं किसी व्यक्ति के। अभिव्यक्ति समझते हो, अभिव्यक्ति क्या होता है, एटीट्यूड। अभिव्यक्ति क्या है, एटीट्यूड, ठीक है। कहते नहीं अपना एटीट्यूड ना दिखाओ ज़्यादा, ठीक, सही से एटीट्यूड दिखाओ, सही वाला एटीट्यूड दिखाओ, खराब वाला नहीं। तो अभिव्यक्ति क्या है, अधिगम से ही हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति आती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है अंतर्निहित शक्तियों का, और अंतर्निहित शक्तियाँ आएंगी कैसे, जब ज्ञान अर्जन करोगे। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के अंदर तो इंटरनल शक्ति होगी। अंतरिक्ष शक्तियों का की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा है। किसने कहा था, विवेकानंद ने। और व्यवहार द्वारा ही परिमार्जन लाया जा सकता है, व्यवहार किसी शिक्षण द्वारा ही किसी के व्यवहार में परिमार्जन लाया जाता है। बापूजी, महात्मा गांधी, मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, इसलिए याद रखना। ये जीवन कौशल में दोनों पूछेगा। सुन लो, रूसो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गिज्जूभाई बधेका, दिवा स्वप्न, उसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, वो मैं लिखाऊंगा जब आपको शिक्षण कौशल पढ़ाऊंगा। 110% जो है आपके जीवन कौशल के टॉपिक में पक्का आएंगी, ठीक। जीवन कौशल तो मान के चलिए बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लगभग कटक खबर हो जाएगा हमारा शिक्षण कौशल और साइकोलॉजी में। उसके 3 टॉपिक तो हम यहाँ कवर कर लेंगे। और जो टीचर से संबंधित है वो भी सीटेट जब पढ़ाएंगे ना, तो उसी में पढ़ा देंगे, कह देंगे यही पढ़ लो, यही जीवन कौशल में दिखेगा आपको। क्योंकि उसमें उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और मूल्यांकन संबंधी पूरा क्या है, मार्गदर्शक, शिक्षक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, सुगमकर्ता, दुनिया की जो कहानी और फिलॉसफी है, ठीक है, एजुकेशन की पूरी फिलॉसफी हम आपको उधर सीटेट में समझा देंगे। तो एक तीर से 2 निशाने, एक तो आपका जीवन कौशल तैयार होगा एक टॉपिक, और दूसरा सीटेट देखते ही लग जाएगा। समझ रहे हैं, वो आपको हम उस लेवल पर ले जाके पढ़ा देंगे। तो ये याद रखिएगा, इसको आप समझ के रखिएगा। ये सारी परिभाषाएं कल की कल याद हो जानी चाहिए खोपड़ी के अंदर, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक टपकने की प्रबल संभावना है। जिसमें से बता दूं, गेट्स की परिभाषा आने की प्रबल संभावना है, और दूसरा स्किनर महोदय की, और एक आपकी जो है उनकी लिखवाई थी हल की। ये 4 परिभाषाएं आने की प्रबल संभावना है, ठीक। बाकी इनके और टोटल हम आपको 15 परिभाषाएं ही अंतिम तक बताएंगे, यही पढ़ के जाओ, इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगी। 15 भी ना याद कर पाए तो कोई मतलब नहीं। और अपने बैकअप के लिए आप सब पढ़ो, वो आपका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम नहीं देख रहे घर में आप क्या करते हो, पढ़ते हो कि खाली सोते हो कि मोबाइल चलाते हो। और इस समय सब लोग मोबाइल अपने बंद कर दो, केवल पढ़ाई के लिए केवल चलाओ। व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। जो कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो, या फिर ऐसे व्यक्तियों को मत रखो जो मैसेज भेजें और टाइम पास करें, ठीक है। उन लोगों से दूरी बनाओ। जो आपके मतलब की बात करें उन्हीं से संबंध रखो इस समय, फालतू की बात किसी से नहीं, कोई न्योता हकारी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल और केवल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। किसी मित्र व्यवहार से मिलने मत जाइए, किसी रिश्तेदार नातेदार के घर मत जाइए। जीवन में जो इन लोगों से बच गया, रिश्तेदार, नातेदार और व्यवहारी, वही जीवन में सफल हो जाता है। और जो इनमें फंस गया वो तो गया। और कहीं अगर किसी ने शादी कर ली तो ये डबल स्क्वायर हो जाते हैं। एक तो अपने मम्मी पापा, फिर उनके दादा दादी, फिर हमारे मामा मामी, हमारे चाचा चाची, और फिर दूसरे वाले के चाचा चाची मम्मी पापा, हुई डबल स्क्वायर टेंशन, ठीक है ना। पहले इतने नहीं झेला जाता रहा, अब विवाह के बाद डबल नहीं झेला जा रहा। तो इसीलिए कहते हैं ये लड्डू ऐसा होता है, जो खा लेता है वो भी परेशान, जो नहीं खा पाता वो खाने के लिए परेशान, ठीक है। परेशान दोनों हैं, बस एक पाने के लिए और एक खाने के बाद तो दिक्कत है। इसीलिए डबल स्क्वायर। इसीलिए ये रिश्तेदार नातेदार, जो व्यक्ति रिश्तेदार नातेदार से दूर हो गया, मैं खुला कह रहा हूँ, जो व्यक्ति रिश्तेदार नातेदार से दूर हो गया वही सफल हो गया आज के युग में। और जो नहीं हट पाया दूर, मतलब हटने के बाद ये नहीं परित्याग कर दो, संबंध रखो। तुम उनके मुंडन में जाओ, तुम्हारे मुंडन में आए, नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, है ना। तुम मेरी पीठ खुजला दो, हम तुम्हारी पीठ खुजला देंगे, जैसे बच्चे करते हैं। तुम मुझे बैट दे दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा। तो तुम भी यही करो, जैसे वही कहते तुम फलाने की लड़की में जा शादी में, तो तुम फलाने की लड़की शादी में चले जाओ। बस इतना संबंध रखो। ज़्यादा घुसोगे तो नौकर बना दिए जाओगे। मैं खुला कह रहा हूँ, रिश्तेदार नातेदार सिर्फ नौकर बनाते हैं और कुछ नहीं। अगर आपने ज़्यादा सम्मान दिया तो नौकर बनने के लिए तैयार हो जाइए, समझ रहे हैं। हाँ, उतना संबंध रखिए कि दूसरे की ज़रूरत में खड़े हो जाइए। इतना सम्मान भी दीजिए, उनका आदर सद्भाव करिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ अनौपचारिक ढंग पे हाजिर मत होइए फालतू में,
कि पता लगा उनके यहाँ कुछ हो है, तुम वहाँ खड़े हो सीधे, तो ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है। तो आप सफल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सफल, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, असफल। सफलता और असफलता के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। एक काबिल व्यक्ति के पीछे भी एक स्त्री का हाथ होता है, सुनो, एक काबिल पुरुष के पीछे भी, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे, पुरुष के पीछे भी एक स्त्री का हाथ होता है, ठीक है। और एक अनसक्सेसफुल पुरुष के पीछे भी एक स्त्री का हाथ होता है। अनसक्सेसफुल स्त्री के होने वाले पुरुष के पीछे जो स्त्री होती है, कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, और सक्सेसफुल पुरुष के पीछे होना चाहिए कि वो शादीशुदा होना चाहिए। अब इनका जो भावार्थ है वो कभी समय मिलेगा तो बाद में समझाएंगे, घर में मनन करना, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, कारण ये होता है कि जब आप परिवार से जुड़ जाते हो तब आपके पास जिम्मेदारियां आती हैं, और जब तक आप परिवार में नहीं जुड़ते हो तब तक आपके पास जिम्मेदारियां नहीं होती। इवन आपके भी बहुत सारे मित्र मंडली हैं जो बाहर घूम रहे हैं ऐसे ही, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, टीटी हो चाहे सुपर टेट हो, हमको क्या लेना देना, मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, यार गाड़ी है, ये घूम रहे हैं बढ़िया आराम से। और आप लोग क्यों बैठे हैं हमारे दहशत में परेशान हो, आप दहशत में क्यों परेशान हो, इसीलिए क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हो, आप जिम्मेदारियों को समझते हो। तो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या निकल के आया, जिम्मेदारी। जिस दिन आप किसी चीज़ को जिम्मेदारी समझ लेते हो उसी दिन आपकी सफलता स्टार्ट हो जाती है, वो परिवार से ही शुरू होती है, ठीक है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी, आप लोग सब लोग जिम्मेदार हो तभी तो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। आप सबका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बना रखे हो कि नौकरी मिल जाएगी तो हम इसमें मदद करेंगे, बहुत सारी बच्चियाँ जैसे कि हम पापा का सहारा बनेंगे, है ना। ऐसा ऐसा लोग अपने नैतिकता के आधार पर अपना अपना क्या देते हैं, ओपिनियन। अभी पूछ लो तो सब लोग अपना अपना बताएंगे, कोई वास्तविकता में अपने संघर्ष कर रहा है, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। कोई ये ना सोचे कि हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, फलाना वाला कम कर रहा है, ठीक। सबको भगवान ने ऊपर से समस्याएं दे रखी हैं, किसी को आर्थिक दे रखी है, किसी को सामाजिक दे रखी है। ज़रूरी नहीं है जो भी आदमी